वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। आप सभी की दुआओं का ही ये प्रभाव है कि जीवन के मतलब 7-8 साल के इस जागरूकता अभियान में रीना दीदी के माध्यम से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का प्लेटफॉर्म मिला, जहां से एक उम्मीद जगी कि जो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रोम रोम में बसा है, इसकी जागरूकता की ज्वाला, वो उस ज्वाला को पूरी तरह से प्रज्वलित करने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। क्योंकि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय तभी सिद्ध होगी जब रसोई घर में काम करने वाली, रसोई घर को इस्तेमाल करने वाली, रसोई घर को सजाने संवारने वाली माँ, बहन, बेटियों को इसकी जानकारी मिलेगी। और इसकी जानकारी सर्वसाधारण छोटी मोटी जानकारी हर किसी को है। आज से कुछ वर्ष पूर्व, कुछ साल पहले, हर घर की माँ, बहन, बेटी, दादी, नानी, हर किसी को अपने रसोई घर में पड़ी हुई औषधियों के बारे में, उसके औषधीय गुणों के बारे में, उसके प्रयोग के बारे में, कुछ नहीं तो प्रयोग के बारे में जरूर मालूम होता था। समय के साथ शिक्षा का स्तर बढ़ता गया और हम अपने रसोई घर के महत्व को धीरे धीरे भूलते चले गए। तकलीफें हुई, दादी नानी ने कुछ बोला, माँ ने कुछ बोला, ये कर लो, सुना अनसुना कर गए। उनको बोले आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको क्या पता, डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। चिकित्सा क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ता चला गया। मैं इसकी घटना अपने नानिहाल के घटना से बताना चाहूंगा। मेरी नानी गांव में मेरी माँ के 7 बहनों के बाद, 7-8 बहनों के बाद एक भाई का जन्म हुआ जो मेरे मामा जी थे। और घमंडी खलीफा बिहार के नामी पहलवानों में से एक पहलवान थे, उनके घर में पोता आया। उनका मतलब पोता आया 8 पोतियों के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लाड़ दुआड़ में रहे होंगे। उनकी तकलीफ हुई, बीमारी हुई, बीमार हुए, बच्चे बीमार होते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे, कष्ट नहीं होता था। बीमार हुए, घरेलू इलाज, अगल बगल ओझा गुनी जो भी हुआ, ये करते रहे। नहीं ठीक हुआ, नहीं आराम पड़ रहा था, तो होता क्या है कि शहर ले चलो, पटना जाके दिखाओ। पटना उस भारत की राजधानी है और आपको वहाँ पता ही है। तो पटना वहाँ गए। ये घटना इसलिए बताना चाहता हूँ कि मेरी नानी ने जाते जाते 92 साल की उम्र में जो ज्ञान मुझे दी गई, इस विचार का, राजीव भाई को सुनने के बाद, अगर मैं सबसे ज्यादा किसी को तंग करने का प्रयास किया तो अपनी नानी को किया। जब भी ऐसे उनके पास फोन नहीं होता था, लेकिन जब भी मौका मिलता था तो मैं उनको फोन करके पूछता रहता था कि आपको, आपके गांव में आपको तकलीफें होती थी, आपने इतने बच्चे पाले हैं, 7 बेटियां, एक बेटी नहीं रही थी, तो 7 बेटियों के बच्चे, और सबके 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे, उन सबको आपने जीवन देखा है, उन सबको आपने पाला पोसा। मैं खुद भी नानी घर से पल कर के बड़ा होके आया हूँ। बचपन हमारा ननिहाल में ही गुजरा है। तो आपके पास बच्चों को पालने का, यानी ये एक ऐसा इंसान, ऐसा जीव जो शुरू में अपनी सारी समझ बूझ कुछ बोल नहीं सकता, इशारों से आप उनकी हरकतों से समझ जाती हैं। तो आपके पास तो सबसे ज्यादा अनुभव है, क्योंकि आपने व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा बच्चे पाले हैं। क्योंकि हमारी नानी के, हम सभी मौसेरे भाई, सारे मौसेरे भाई बहन जो हैं, हम नानी के घर में ही पल पोस के, चाहे वो 6 महीने के लिए रहें, 1 साल के लिए रहें, 2 साल के लिए रहें, सबसे ज्यादा मैंने रहा। लेकिन बाकी सभी को नानी ने पाला। तो मैं जानबूझ के मैं नानी को छेड़ता था, उनसे पूछता रहता था कि ऐसा क्या था उस वक्त और आज ऐसा क्या हो गया। उस बीच में नानी ने बहुत छोटे छोटे घरेलू नुस्खे, भगवान के ऊपर विश्वास रखने की भावना, कि तेरे बड़े भाई को
निमोनिया हो गया था, सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो अंत में जाके कार्तिक का महीना, मतलब वो ठंड का कड़कती ठंड का महीने में मंदिर के बाहर रखाई थी तेरी माँ तेरे बड़े भाई को। और सुबह वो जीवित पाया गया, मतलब कहने मतलब वहीं रख दी थी कि अब भगवान तेरे हवाले है, अब तू ही करेगा जो भी करेगा। क्योंकि मेरा भाई मतलब हुकी, जैसे कहते हैं कि हुकी सांस बहुत धीरे धीरे मतलब चलता था। और फिर कभी ऐसी आवाज आती थी कि आसपास के काफी लोग देखते थे। और उस जमाने में जो भी इलाज होता था, क्योंकि दादाजी भी एक बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित संत रहे, तो सब तरह से किया होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सच्चाई यहाँ से कुछ कहानी सीखने को जानने को मिली थी कि जाके राखो साइयां, मार सके ना कोई। ये पूरी तरह से कहावत सत्य है। इन सब चीजों के साथ साथ जो नानी के साथ जो हुआ होगा, तो उन्होंने, नानी ने बताया कि हम ना मामा को लेके एक बार हम पटना गए। तो डॉक्टरों से बोले, उन्होंने पूछा क्या है, ऐसे ऐसे आपने क्या किया। तो हमने इसको अजमाइन या जो भी घरेलू चीजें उन्होंने बताई। तो कह रहे हैं हमारे डॉक्टर ने बहुत डांटा, बहुत डांटा, इतना डांटा। और हम सुन के आ गए, वहां से सुने, दवाई लिए आ गए हम। और हम घर पे जैसे ही आए, तो गांव का कोई पहला बच्चा हॉस्पिटल गया हो, तो उसके पास गांव वाले बाकी लोग भी आएंगे, डॉक्टर कैसे होते हैं, आप तो शहर जाके देख के आई हो, डॉक्टर कैसे होते हैं। तो नानी जो थी, उन्होंने अपनी सरल भाषा में बोला, डॉक्टर तो बड़ा ज्ञानी है, वो तो बड़ा कुछ बोल रहा था, दो चार अंग्रेजी के शब्द जो उन्होंने नहीं सुने या कुछ भी। कहते हैं आप लोग ना, आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, ऐसे नहीं किया जाता है, बच्चे को इस तरीके से नहीं किया जाता है, ये चीजें कैसे दे दिया बच्चे को, ये नुकसान कर जाएगा, ये गर्म होती है, ये ठंड, मतलब इस तरीके से वहां से प्रचलन चला, भयंकर प्रचलन चला। क्योंकि एक नानी गई, नानी के माध्यम से उनके पहली बार वो गई थी डॉक्टर के पास, तो वहां पे उनको गांव समाज ने, आने के बाद सबने पूछा, डॉक्टर जैसे होता है ना, हमारे गांव में ट्रेन नहीं चलती, तो हम जब अपने नानी गांव से जाते थे अपने गांव में, तो हमारे गांव के काफी सारे बच्चे कहते थे कि तेरा नानी घर तो ट्रेन, रेलवे स्टेशन के किनारे, तो ट्रेन होती कैसी है। तो ऐसी बातें, तो उस तरीके से डॉक्टर कैसा होता है, ये ऐसी प्रचलन। तो जो डॉक्टर उस जमाने में जो डॉक्टर बोलता जाता था, हमारा घरेलू ज्ञान, उस घरेलू ज्ञान के प्रति विश्वास कम होता जाता था। सच्चाई कहानी यहाँ से ये साबित होती है कि जो जो हम पहले करके पीढ़ी दर पीढ़ी अनेकों माँ दादी नानी सबने घरेलू उपचारों से अपने परिवारों को सुरक्षित रखते गए, धीरे धीरे पढ़े लिखे का वर्चस्व बनता गया। और वो उन्होंने जो बोला, उन चीजों को उन्होंने ज्यादा माना, क्योंकि वो साफ सुथरे दिखते थे, सुंदर दिखते थे, सफेद कपड़े टाई लगाए, ऐसी जो चीजें होती है उन सब का प्रभाव, ऐसे करते करते शायद यही एक कारण रहा होगा, जिसके कारण सबसे सरल, सबसे सुलभ, ना ना वैद्य की जरूरत, ना डॉक्टर की जरूरत, परंपराओं के आधार पे, पीढ़ी दर पीढ़ी के मिल रहे ज्ञान के आधार पे, जिस प्रकार आज हमें रोटी बनानी आती है, हम अपनी बेटी को रोटी बनाना सिखा देते हैं। हमें खिचड़ी बना, मतलब हमें अचार बनाना आता है, हम बच्चों को अचार बनाना सिखा देते हैं। बाप को खेत जोतना आता है, खेत खेत जोतना बच्चों को सिखा देता है। सोनार, सोने की कोई चीज बनाता है, वो जरूरी नहीं कि जो सोनार के, क्योंकि मेरे खुद के अपने हैं, कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हम साथ में पढ़ते थे, वो सोनार के बच्चे थे, मतलब सोनार के बच्चे थे। अगर थोड़ी लैंग्वेज में कोई कमी रह गई हो तो माफ करिएगा, हमारी जो भाषा उससे बात कर रहा हूँ। तो उसने तो सोनारी का कोई कोर्स तो किया नहीं, वो तो अपने बाप की गद्दी पे बैठते गए, बाप जी बाबूजी जैसे जैसे बोलते गए वो करता गया। और जितने पिताजी ने चलाया उससे कहीं ज्यादा बच्चे ने भी आगे चलाया। ऐसा नहीं है, जिस तरीके से पिताजी ने खेत जोते, खेती करी, दूसरे ने भी करी, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी का जो ज्ञान एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहा था, वो ट्रांसफर होने का ज्ञान वो पढ़ाई के ऊपर चला गया, कि जो जितना पढ़ा लिखा होगा वो उतना ज्ञानी होगा। लेकिन सबसे अच्छा ज्ञानी तो वही है जिसको जितना अनुभव है, जिसको जितना प्रैक्टिकल ज्ञान है, वही ज्ञानी है। ज्ञानी वो नहीं जिसको किताबी कीड़ा कहते हैं। सबसे बड़ा ज्ञानी तो वो है जो कम शब्दों में, मतलब कम ही चीज किया हो लेकिन उसे प्रैक्टिकल का ज्ञान हो।
वो ज्यादा ज्ञानी है। तो इस कड़ी में इस तरीके से करते राजीव भाई को सुन के बस पल पल यही लगता था कि काश राजीव भाई से पूछूं, ये चीज पूछूं, वो पूछूं, कहाँ मिलेंगे। तो पर नहीं मिले, मुलाकात नहीं हुई। मैं तो 2016 में उनको सुना, सितंबर के महीने में। तो लेकिन उनके सभी व्याख्यानों को अनेकों बार बार सुनने से अनेकों ज्ञान का पता चला। उन्हीं के कही गई चीजों से आपको जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है उस क्षेत्र का स्वाध्यायी बनना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है उस क्षेत्र के अनुभवी लोगों से मिलना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। एक एकलव्य से सीखा कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे ज्ञान देने से मना कर दिए, तो एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान के अपने कर्म पथ पे चलना शुरू कर दिया। तो राजीव भाई है थे नहीं, तो मैंने अपने पहले पोस्टों में लिखा, और कि सबसे नीचे जो लिखते हैं कि भाई राजीव दीक्षित जी द्रोणाचार्य स्वरूप गुरु भाई राजीव दीक्षित जी उनका एकलव्य रूपी शिष्य। मतलब वो है नहीं, मेरे को कुछ बता नहीं सकते, इसलिए जो मुझे अपनी समझ हो रही है उस समझ से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। और वहां पे रसोई घर को चुनना इसलिए आसान लगा क्योंकि अगर मैं आयुर्वेदिक दवाइयों को पढ़ता, होम्योपैथी दवाइयों को पढ़ता शुरू में ही, मतलब, और उसके बारे में लोगों से बात करता, तो लोग कहते हैं भाई तू कोई डॉक्टर थोड़ी है। तो मैंने सबसे सरल, जिसको कोई नकार नहीं सकता, रसोई घर की चिकित्सा, इसके ऊपर स्वाध्याय का काम करना शुरू किया। राजीव भाई ने बोला, मेथी दाने के ऊपर उनका 28 मिनट का लेक्चर था, काफी अच्छा। जब भी मैं मुझे आज भी याद है उनका वो लेक्चर मैं किसी हॉस्पिटल में बैठ के सुन रहा था। आ, आपको पता है आज हम कम, भले हॉस्पिटल में कम जाते हैं, लेकिन पहले भी हमारा रिश्ता बड़ा करीबी का रहा है हॉस्पिटल का। मेरे व्यक्तिगत जीवन का नहीं रहा, मेरे पर्सनल शरीर का नहीं रहा है। परमात्मा की कृपा से, राजीव भाई की कृपा से, पुराने जमाने में खाए की पिए गए दूधों के कारण, दूध तो मैं कम खाता था, लेकिन दही का बड़ा शौकीन था। तो उस उन सब चीजों की वजह से शायद आ, ज्यादा तो हमें खाने को नहीं मिलता था। सेब संतरे तो बहुत कम देखने को मिलते थे हमें तो। आ, क्या बोलते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा का इंतजार होता था कि किसी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, वहां जाएंगे तो प्रसाद में कभी खजूर गिर जाए, छुआड़ा गिर जाएगा थोड़ा सा उसका टुकड़ा, तो कभी मूंगफली का दाना गिर जाएगा, तो कभी अमरूद गिर जाएगा, तो कभी केला गिर जाएगा, वो भी छोटे से। आज तो जितना मर्जी करो उतना खाओ जी। तो इस तरीके की परवरिश से हम आए हैं। और आज के बच्चों को, आज के परिवारों को हर चीज की भरमार सुविधा है, फिर भी भरमार बीमारियां हैं। जितनी सुविधाएं हैं उतनी बीमारियां हैं, क्योंकि मानसिक रूप से हम रोगी हो चुके हैं। मानसिक रूप से हम निगेटिविटी के शिकार हो रखे हैं। मानसिक रूप से हर चीज में, मतलब, कटाक्ष करना, उसके प्रति हीन भावना रखना, ये हमारा स्वभाव बन चुका है आज के समय में। तो राजीव भाई को सुन के मैं तो मेथी की बात कर रहे थे, आज हम मेथी की बात करूंगा, कुछ ही पॉइंट लेके आऊंगा, लेकिन मैं मेथी का सिर्फ आज परिचय के रूप में दूं। और उस परिचय से सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि रसोई घर क्या जरूरत है। मेथी पे आने से पहले मैं थोड़ी सी दिल की बातें और बताना चाहूंगा। इस प्रयास को करते हुए स्वाध्याय करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, व्हाट्सएप पे मैंने, फेसबुक पे पोस्ट डालना शुरू किया। फेसबुक पे एक घरेलू नुस्खे करके ग्रुप था, उस ग्रुप में ज्वाइन हो गया कि, और ज्वाइन होने के बाद जो सवाल आता था उन सवालों के नीचे मैं जवाब देने का प्रयास करता था। और मेरे जवाब देने में एक शब्द का इस्तेमाल होता था, बहन भाई, बहन भाई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इस मनोदशा की वजह से जिसको भी जवाब देता था उनका पर्सनल में मैसेंजर पे मैसेज आता था कि भैया मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा जी ठीक है, बात कीजिए। तो बात करते तो उस वक्त जो मुझे राजीव भाई के पानी के 4 नियम, हम उसकी बातें करते थे, बाकी तो कोई ज्यादा खास ज्ञान था नहीं। उन्होंने बोला कि गले में खराश हो रही, गला दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, तो जो राजीव भाई ने बताया वो पढ़ा, वो बताया। कुछ किताबें मंगा ली थी राजीव भाई की, वो भी पढ़ा। तो वो सब बताता गया। उस तरीके से एक से भले दो, दो से भले तीन, और
सारा दिन प्रैक्टिस करता रहता था। या तो मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ तब भी कान में लीड लगी होती थी, और राजीव भाई के व्याख्यान चल रहा होता था। या खाली बैठा हूँ तो ऑफिस में कोई ना कोई साइट ढूंढ के मसालों के बारे में, बीमारियों के बारे में तो कभी मैं ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि जब जब मैं बीमारियों के प्रति जाता था, उसको जानने का, पहचानने का, शुरुआत में तो मुझे डर लगता था। तो मैं बीमारियों के ऊपर नहीं सर्च करता था, मैं करता था मसालों के ऊपर, अपने रसोई घर की औषधियों के ऊपर, कि ये कहाँ कहाँ काम आता है। तो उस चीज को पढ़ते हुए धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, इलायची, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, ऐसे करते जायफल, मतलब, और जो नानी कभी कोई किसी नाम को बता दिया या कभी कहीं पढ़ लिया, तो ये चीज है, नई चीज कोई नजर आती थी। जैसे मेरे जीवन में एक बार नई चीज आई, कढ़ी पत्ता। तो मैंने कहा, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था, मेहंदी तो फिर भी देखी थी, कड़ी पत्ता मैंने सुना नहीं था। घर में बनते होंगे सांभर वगैरह, वाइफ लेके आती होगी, अपना डालती होगी, हमें नहीं मालूम। तो मैंने कहा कड़ी पत्ता, आज इसके क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में सर्च किया। सर्च करने के बाद उसको पढ़ा, देखा, उसको जाना, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो वो सब चीजें, 100 बातें पढ़ी तो दो चार पांच बातें याद रह जाता था। और कभी किसी को कड़ी पत्ते की, जैसे आज मैंने पढ़ा कड़ी पत्ते से बीपी ठीक होता है। तो अगर किसी ने बोला भैया मेरी को ना बीपी की दिक्कत आ रही, तो मैं बोलता था आपके यहाँ कड़ी पत्ता है क्या? कहते हैं हाँ है। मैंने कहा ठीक है, कड़ी पत्ते को चाय की तरह उबाल के पी के मेरे को बताइए कैसा लगा, क्या फर्क पड़ा। तो शायद परमात्मा को कुछ ऐसा ही मंजूर था कि जब भी कुछ भी बताता था वो प्रभाव जरूर देता था। चाहे 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 100% तक भी प्रभाव नजर आते थे। मैं शुरुआती अवस्था की बात कर रहा हूँ, एकदम शुरू शुरू की। तो जो 10, 20, 25, 30% का भी प्रभाव मिलता था, वो प्रभाव से मेरे हौसले और बुलंद होते थे। मैंने कहा यार, एक दिन के अंदर एक खुराक में इतना फर्क है। और और इस चीज की तो समझ थी कि अगर कुछ भी हमने उसको बताया है तो वो तो जीवन में अपने कहीं ना कहीं खा ही रहा है। अगर मैंने किसी को मेथी भी बता दिया, अजवाइन भी बता दिया, अगर मैंने किसी को मीठा सोडा भी बोल दिया, तो आप जानते हैं कि हमारे जो पकवान बनते हैं, जिनको हम पकवानों को थोड़ा फुलाना होता है, चाहे वो पूड़ी हो या बड़े हो, या बढ़िया जो भी होती है, वो जब उसमें फुला, या पुए हो, मलपुआ हो, उसमें अगर फुलाव चाहिए हो तो थोड़ा सा उसमें मीठा सोडा डाला जाता है। तो मैंने कहा मीठा सोडा तो खाने की चीज है, तो अगर एक चुटकी भी किसी को तो बोल ही सकता हूँ, एक को अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, कि भाई उसको 1 चम्मच मीठा सोडा ना बोल के एक चुटकी बोलता था, कि एक चुटकी ले लो भाई। तो इस तरीके से इस कार्य को करने लगा। क्योंकि आज सभी आप सभी जो हैं, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ जुड़ के हम रसोई चिकित्सा के ऊपर काम करने वाले हैं। तो बेसिक ज्ञान आप सभी का होना बहुत जरूरी है, बेसिक विश्वास का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई ऐसे आएंगे मोड़ जहां आपको डर लगेगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं खुद इस तरीके के माहौल में से गुजर चुका हूँ कि कई बार डर लगता था कि यार इतना ऐसे मैंने बोल दिया, कहीं उसको नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर सोचता था अच्छा, घर की चीजें तो बोली है, वो भाई इतना बीमार होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं बाहर की चीजें खाता ही है, कहीं ना कहीं वो शादी ब्याह में जाके खाते ही हैं, कहीं ना कहीं होटलों में जाके खाते ही हैं। तो होटलों में और जो अलग अलग के जो सब्जियां होती हैं, उनमें कुछ ऐसी चीजें तो होती है जो आम जीवन से ज्यादा मात्रा में होती है, फिर भी वो खा रहे हैं, और बीमार होते हुए भी खा रहे हैं। तो मैंने तो उसको दवाई के रूप में बताया है, तो नुकसान तो नहीं होगा, ये बात की सद्बुद्धि रखती थे। और आप लोगों के आशीर्वाद से शुरुआती के जो फीडबैक होते, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऐसे उछलता था ना, मतलब मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं होती थी। अगर एक बार किसी का दस्त ठीक हो जाता था, तो मैं ऑफिस में 22 लड़कों का स्टाफ था, मैं 22 के पास जाके बोलता था। मतलब वो यहाँ तक कि मालिक को भी नहीं छोड़ता था। मालिक बाप बेटे दोनों आते थे तो मैं उनको बोलता था, बाबू जी आज ना एक को दस्त हो रहा था, मैंने उसको जीरा बताया, उसने पिया, उसका जीरा से दस्त ठीक हो गया। आज सर दर्द हो रहा था, उसको बताया, खुजली हो रही थी तो ये बताया, इससे हो गया। तो मेरे मालिक भी बहुत अच्छे थे, जो
हमारे ऑनर थे कंपनी के, दीवान ऑफसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने मेरे को बेटे की तरह पाला। और जब मैं इस कार्य को कर रहा था तो कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि तू ये क्यों कर रहा है, फोन पे क्यों लगा है, ऐसे क्यों कर रहा है। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, कह रहे बहुत अच्छा काम है, ठीक है। क्योंकि और मैं अपनी भी जिम्मेवारी समझता था कि जो मेरा अपना नौकरी है, जो मेरी जिम्मेवारी है, एक मैनेजर का जो पोस्ट है, जो मेरे को जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को पूरी तरह से करते हुए इस कार्य को करता। मैंने अपने ऑफिस के ना जाने कितने रिम पेपर, अगर आप ये समझिए कि लगभग अगर मैं कहूं तो अंदाजे से 60 से 70 हजार प्रिंट आउट तो मैंने पढ़ने के लिए निकाला था प्रिंटर से, अपने ऑफिस के प्रिंटर से। क्योंकि हमारा प्रिंटिंग प्रेस का था, पेपर फ्री का, प्रिंटर फ्री का, ऑफिस में समय भी फ्री का, मालिक का समय था भाई। लेकिन वो क्या है, काम दूसरा काम कर रहा हूँ, प्रिंट कमांड दे दिया, घर आ गया, घर पे आके एक दो बार नजर मारी, वहां भी पढ़ा जैसे तैसे, ये सब करता रहता था। तो ये सारी चीजें करते हुए अब हम बात करते हैं। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि रसोई चिकित्सा ही एक ऐसी चिकित्सा है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। कम से कम एक पहली खुराक में तो रसोई चिकित्सा का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अब हम बात करते हैं मेथी दाने की, कुछ बातों को बस, आज सिर्फ कुछ बातों को, क्योंकि आज मेरे को अपनी उद्देश्य रखना था, भूमिका रखनी थी, उस पे बात कर रहा था। मेथी दाना के बारे में अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से जानते हैं तो ये गर्म होती है, वात और कफ का नाश करती है, पित्त वर्धक है, मतलब शरीर में गर्मी बढ़ाती है, पाचन शक्ति को बहुत मजबूत करती है, अथाह शक्ति है इसमें। मेथी दाने के में इतनी बलवर्धक है, हृदय के लिए हितकर है, ये हमारे शरीर में टॉनिक की तरह काम करता है, टॉनिक की तरह। साधारण भाषा में बात करें तो कब्ज गैस की तो काल है। इसके पत्तों की सब्जी, साग बहुत ही अद्भुत बनती है और बहुत ही अद्भुत है। मेथी दाने के बारे में जो एक जानकारी, बेहतरीन जानकारी है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या बाद में इसे सुन सकते हैं। अपनी आयु के जितने वर्ष अपनी आयु के जितने वर्ष गुजर चुके हों, उतनी संख्या में मेथी दाना रोज धीरे धीरे चबाने से या चूसने से वृद्धावस्था में पैदा होने वाली व्याधियां नहीं होती। बहुत ही सरल। मैं 45 साल का हूं, 45 मेथी के दाने धीरे धीरे चूसने या चबाने से वृद्धावस्था में जो तकलीफें आने वाली है, अब मैं 16 साल का हूँ, 16 मेथी दाना, 17 साल का हूँ, 17 मेथी दाना, 5 साल का हूँ, 5 मेथी दाना, मतलब ये इस प्रकार से मेथी दाने का सेवन करने से वृद्धावस्था में होने वाली व्याधियां नहीं होती। अगर उदाहरण के तौर पे क्या कह सकते हैं, वृद्धावस्था में सबसे खतरनाक बीमारियों में से कौन सी बीमारी है जी? सबसे खतरनाक बीमारी है पार्किंसन। अभी कुछ दिन पहले एक अल्जाइमर डे गुजरा, एल्जाइमर एंजाइमर जो भी कह लो, जिसमें अपने शरीर का कंट्रोल ही नहीं होता, ये रोग भी नहीं होते। बाकी छोटे मोटे जो हैं वो तो साइड में आ गए, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, भूख ना लगना, बुखार लगना, सर्दी जुकाम होना, साइटिका, मांसपेशियों में खिंचाव होना, बार बार पेशाब आना, चक्कर आना, ये सब साइड हो गए मेथी दाने से। मेथी दाने का स्वभाव गर्म है, पहले ही बता दिया गया। मेथी दाने का स्वभाव गर्म है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मेथी दाने का सेवन ही नहीं करेंगे। भाई जून के महीने का स्वभाव गर्म है, तो क्या जून में हम नहीं रह रहे हैं? 12 बजे की चिलचिलाती धूप में, 1 बजे की चिलचिलाती धूप में क्या हम निकल के बाहर काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं।
किस प्रकार कर रहे हैं? इस प्रकार कर रहे हैं कि अगर बहुत चिलचिलाती धूप है और हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो बहुत जरूरी है, फटाक से गए, फटाक से वापस वापस आ गए, यानी कम समय के लिए। तो इससे क्या सीखने को मिला? अगर हमारे जीवन में मेथी जरूरी हो रही है, तो हमारी प्रकृति गर्म है, मेथी की प्रकृति गर्म है, तो हमें उसकी मात्रा बस चुटकी भर गए और चुटकी भर आए। और मेथी दाने से अगर हानिकारक है और हानि हो भी गई, जैसे जिनकी प्रकृति गर्म है, शरीर के किसी भी अंग से खून गिरता हो, चाहे वो खूनी बवासीर हो, नाक से खून गिरता हो, पेशाब में खून आता हो, मासिक धर्म में अधिक खून आता हो, या अत्यधिक दिनों तक आता हो, जिन्हें तेज गर्मी से तकलीफ होती हो, उन्हें मेथी का प्रयोग बड़े ही सावधानी से करना चाहिए। ये नहीं कहा गया कि मेथी का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, मेथी का प्रयोग बड़े सावधानी से करना चाहिए। यानी हमें मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, अपने हाथ में होता है, एक बार खाया, तकलीफ बढ़ गई, थोड़ी कम कर लिया। अगर हम अधिक खा भी लेंगे तो हमारी पित्त बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको समन करने के लिए, अगर सांप के काटने का जहर, सांप के काटे के जहर का दवा आपको मालूम हो, या सपेरा आपके साथ हो, तो सांप से कितने लोगों को डर लगेगा? मुझे तो नहीं लगता, बहुत कम लोगों को लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा किसी को भी, लेकिन कम लोगों को लगेगा। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अब अपने माँ बाप के साथ होता है, तो उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं होता, किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। उसको मालूम है मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता मुझे बचा लेंगे, उनको मालूम है। उसी प्रकार अगर हमें हर चीज का दुष्प्रभाव को नष्ट करने का ज्ञान हो जाए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो मेथी दाने का दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में जो चीज है वो आपके रसोई घर में ही है। और सबसे बड़ी बात तो यही हो गई, मेथी दाने के दुष्प्रभाव को नष्ट करने का जो औषधि है वो आपके घर में ही है, वो भी रसोई घर में है, वो है घी। मेथी के दोषों को दूर करने की पूरी क्षमता घी के अंदर है। और आज एक पॉइंट के साथ मैं इस सत्र को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बाकी इस मेथी पे जब आप चर्चा करेंगे, प्रतिदिन 15 मिनट मेथी के ऊपर चर्चा होगी। 2 4 5 दिन में मेथी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन हम किसी एक और मसाले को लेंगे, उसके ऊपर भी 15 15 मिनट का, जो भी हमारे जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की बहनें हैं जो आगे कार्य कर रही हैं, उनके अनुभवों से हम जो हमारा विश्वास और हौसला बढ़ रहा है, उनकी कहानियां सुन के, उनको सुनने का भी मौका नहीं गंवाना। तो उस सत्र के साथ साथ प्रतिदिन 10 से 15 मिनट आपको इस चीज के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, मेथी के बारे में। आज मेथी का हुआ, अगली बार आप ये नहीं सोचिए कि रोज मुझे ही सुनना पड़ेगा, नहीं। ये ड्यूटी एक मतलब एक आप लोगों को मिलने वाली है। जिसका सत्र रहेगा उसे मेथी के बारे में 4 पॉइंट दे दिया जाएगा सुबह ही। शाम को अपने सत्र के साथ 4 पॉइंट, मेथी के 4 उपयोग, या जो भी उन उन दिनों में औषधियों का चल रहा होगा, वो 4 उसके उपयोग वही बताएंगे। चाहे वो सामने कागज पे लिख के पढ़ के बताएं, चाहे जैसे मर्जी बताएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम यही चाहेंगे कि प्रतिदिन जो हमारे वक्ता होंगे, उनकी जिम्मेवारी है कि हमारे रसोई घर के मसालों के बारे में 4 से 15 मिनट के अंदर 4 पॉइंट बता दें, 5 पॉइंट बता दें, 6 पॉइंट बता दें। और वो जो ज्ञान है लिखित रूप में, वो मैं उन्हें प्रोवाइड करा दूंगा समय से पहले। लेकिन आवाजें बदल जाएंगी, हमें उसमें किसी का कंफ्यूजन होगा, तो उसके बाद 5 से 10 मिनट सिर्फ उसके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। 15 मिनट से 20 मिनट का सत्र होगा, वो अपने बारे में बताएंगे, वो अपनी जर्नी बताएंगे। 15 मिनट का लगभग ये होगा।
5 से 10 मिनट का जो चल रहा होगा रसोई चिकित्सा के ऊपर उसका होगा। उसके बाद आप लोगों के अनुभव, आप लोगों के सवाल और सवालों के जवाब, और मेरा पूरा का पूरा विश्वास है कि जो हम पढ़ रहे होंगे और उस दिनों में सवाल आया तो इलाज उसी से बताया जाएगा। मुझे आज भी याद है जिस दिन मैं फिटकरी के ऊपर स्वाध्याय करके चैनल पे डाल रहा था, और उन दिनों जो भी सवाल आए और मैंने उसमें फिटकरी का ही प्रयोग कराया, क्योंकि ताजा ताजा पढ़ा था तो ताजा ताजा याद था, और ताजा ताजा बताया तो रिजल्ट ऐसे आए कि मेथी का फिटकरी का कमाल ही कमाल हो गया। तो पहले भी यही करता था, जो पढ़ता था अगले दिन जो तकलीफ आई तो वही चीज उसको बता देता था, तो आइडिया लग गया ये तो यहाँ भी ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। तो हमें करना क्या है, हम बहुत ही सरल थे। हम किसी को डॉक्टर के पास जाने से नहीं रोक रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप खाना खा रहे हो तो आप रसोई घर की औषधि को भी खा लो। कोई कहता है मेरे से कि क्या हम अंग्रेजी दवाइयों के साथ, होम्योपैथी दवाइयों के साथ, आयुर्वेद दवाइयों के साथ घरेलू उपचार कर सकते हैं? मैं कहता हूँ जी, कौन से स्कूल में पढ़ के आए हो, कौन से मास्टर साहब ने पढ़ाया कि आपकी ये भी सद्बुद्धि काम नहीं कर रही कि भाई खाना तो इन्हीं औषधियों का बना हुआ खा रहे हो भाई। हाँ, खाना भी तो यही, खाना जो खा रहे हैं उसमें भी तो यही सब डला हुआ है, हल्दी मेथी सौंठ नमक मिर्च मसाला काली मिर्च दालचीनी, यही डला हुआ है। अगर अब आपको अलग से दे दिया गया तो ये अंग्रेजी दवाइयों के साथ कैसे नहीं चल सकता? जब अंग्रेजी दवाइयों के साथ आपकी भोजन चल सकता है तो फिर ये क्यों नहीं चलेगा? जरूर चलेगा। तो आज जो आखिरी पॉइंट जो है, मतलब इस पूरे मेथी दाने के सार में से सार, मेरी तो बात ये होने वाली थी, मैं तो उन पॉइंटों पे बात करने वाला था कि मेथी दाना माँ बहन की समस्याओं में, गर्भाशय के रोगों में, बांझपन में, अत्यधिक मासिक धर्म में, प्रदर रोग में, सफेद सफेद हो या रक्त हो, खूनी हो या उसमें, बालों का झड़ना, स्तन में दूध नहीं आना, स्तन में गांठ होना, निप्पल से स्राव निकलना, स्तनों का आकार छोटा होना, स्तनों का आकार बड़ा होना, ऐसी समस्याओं में मेथी दाने का प्रयोग किस तरीके से माँ बहन इसे सहेली के रूप में कर सकती हैं, मतलब इस बात पे चर्चा परिचर्चा करने का आज उद्देश्य था। लेकिन मेरा जो एक भूमिका बनाया उसके लिए जो आप लोगों का समय नष्ट हुआ उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन आखिरी में जाते जाते एक बात ये जान लें कि 2 चम्मच मेथी दाना, 1 गिलास पानी, 4-5 घंटे भिगो दें और इसे इतना उबालें कि चौथाई रह जाए, और इसको छान के 2 चम्मच शहद मिला के पी लें। क्या आप मिलने वाला होगा, सोच से परे है। 2 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में 4 से 5 घंटे भिगो के रखें और इतना उबालें कि चौथाई रह जाए, और इसे छान के 2 चम्मच शहद मिला के पिए। ये, अब आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों को जब देखेंगे, उनके चैनलों पे देखेंगे, तो बुखार इससे उतरते हैं। बस कई बार क्या होता है, बुखार लगा हुआ है तो 5-6 घंटे हम ना ना भिगो के उन्हें बोलते हैं मेथी को उबाल के उसको अच्छे से उबाल लीजिए और उसको छान के उसमें शहद मिला के पी लीजिए। भाई प्रोसेस तो वही रह गया ना, फर्क सिर्फ ये है कि 5-4-5 घंटे भिगेगा तो उस, जब हम उबालेंगे तो उसके अंदर और ज्यादा एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, और ज्यादा गुण आ जाएगा। बस यही है। तो मेथी दाने के इस प्रयोग से बुखार का नाश तो होता ही है, इसके साथ साथ शरीर में अद्भुत शक्ति पैदा करती है, अद्भुत शक्ति। और जब शक्ति आएगी तो क्या दूर होगा? शरीर का दर्द दूर होगा। कभी भी शक्तिमान आदमी को, बलवान आदमी को दर्द कम महसूस होता है। तो इसके साथ और भी कुछ बोलने का मन कर रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कम समय में आज का सत्र यहीं पे, कल से इसी सत्र को हम नए सिरे से बात करेंगे। पहले जो भी हमारे वक्ता होंगे, जिनके जीवन की स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की जो जर्नी होगी, 10 से 15 मिनट में उन्हें अपनी बातों को खत्म करना होगा, अपनी कहानी 10 से 15 मिनट के अंदर बतानी होगी। उसके बाद 10 से 15 मिनट रसोई चिकित्सा की, जो अभी मेथी चल रहा है, क्योंकि मैं मेथी इसलिए कह रहा हूँ
कि आने वाला अगला महीने, 1 महीने बाद दिवाली, सर्दियों में मेथी के लड्डू बना के खाने चाहिए, मेथी के पाक बना के खाने चाहिए। मेथी एक अद्भुत औषधि है। अभी मेथी के साग आने वाले का, साग का समय आने वाला है, तो इसीलिए हमें उन्हीं औषधियों के बारे में हम शुरुआत करेंगे जो अभी आने वाले समय में आसानी से उपलब्ध, भरपूर मात्रा में और सस्ते मात्रा में, स्वस्थ, समृद्ध। ऐसा ज्ञान भी नहीं हमें बांटना है, मैं अपने स्तर पे ऐसा ज्ञान नहीं बांटना चाहता जिसकी वजह से किसी की समृद्धि का नाश हो, किसी की समृद्धि का नाश हो, यानी समृद्धि ज्यादा खर्च करनी पड़े। जो काम सुई से हो सकती है उसे तलवार लगाने की क्या जरूरत है। तो रसोई घर के प्रति जागरूकता का कार्य के लिए जो रीना दीदी के माध्यम से और इंदु दीदी के सपनों के कारण जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का मिला, क्योंकि मेरी कई बार, अनेकों बार कई भाइयों से बात हुई, संस्था बनाते हैं, मैंने कहा ये संस्थाएं मतलब टूट जाती है। मतलब ऐसा होता है जब 5 लोग अगर स्वस्थ समृद्ध परिवार नाम का ट्रस्ट बना लेंगे तो कोई किसी को हो जाएगा। तो मैं कहता था मैं अपने आप में ही एक संस्था का रूप हूँ, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मेरे विचार को कोई तोड़ नहीं सकता। मैं जो अपने मन का लक्ष्य लिया, मेरे जैसे अगर 100 भाई बंधु अपने अपने स्तर पे भी इसी तरीके की सोच रख के करेंगे तो 100 संस्थाएं एक साथ होगी, तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर हम 100 जने एक साथ मिलके रहेंगे तो टूटने का डर है, क्योंकि यहाँ पे कोई जुड़ाव का साधन नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जो है, वहां पे जुड़ने का एक मकसद मिल गया, क्योंकि वहां पे आर्थिक उन्नति का साधन मिला, वहां पे एक मान सम्मान बनाने का साधन मिला, एक टीम बनाने का, मतलब टीम का मतलब यहाँ मेंबर नहीं है, ये टीम का मतलब परिवार है, एक परिवार बनाने का मौका मिला। तो इस माध्यम से और यहाँ पे आके अनेकों अनेक अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग भाषाओं के भाई बहने पहले भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब एक हम प्लेटफॉर्म पे, और उससे भी बड़ी बात, प्रतिदिन मिलने का सौभाग्य है, प्रतिदिन मिलने का सौभाग्य है। क्योंकि संस्था की तरफ से जो टीम लीडर हैं, उनकी जो रणनीति है, रणनीति के आधार पे दिन में कम से कम आपको एक मीटिंग ट्रेनर की लेनी ही लेनी है। अब हमने तो ट्रेनर के अंदर भी आग लगा दी भाई, हमारे तो रीना दीदी ने ट्रेनर के अंदर भी आग लगा दी रसोई चिकित्सा की। अब ट्रेनर को भी सीखना पड़ रहा है, सीखना ही पड़ेगा। तो वो वहां भी आपके ट्रेनर की भी मीटिंग होगी, अगर तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। कल परसों ग्रुप में डला हुआ था कि दीदी ने बड़ी अच्छी आयुर्वेद की जानकारी दी, नीना दीदी का था या किसी की ट्रेनर की। तो मेरे को बहुत मिली, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली। चलो आग लगी और एक और सिपाही तैयार हो गया सेनापति बनने को। तो सेना तो उनके पास पहले से थी, पति सेनापति पहले से थी, अब वो सिपाही, मजबूत सिपाही बन के इस तरीके से कार्य करने पे उतर गई। अब जो हम जैसे सिपाही हैं, मतलब आप जो हमारी ट्रेनर, टीम लीडर रीना रानी, मोनिका दीदी, सुमे और भी जितने भी बहनें हैं, सबका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन आप माफ करिए अगर नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उसके लिए आप ये मत समझिए कि आप लोगों का नहीं है। हर जो यहाँ है या जो आने वाले हैं, सबके लिए मेरे लिए एक ही समान है, सब आप मेरे लिए एक ही समान भाई बहन है। तो मैं आपको ये जो अच्छा लगा, और जो आप लोग हैं जो एक बोल रही है दूसरा सुन रही है, तो मैंने कहा नहीं, इनको भी सीखने का मौका देते हैं। वो क्लासरूम में मास्टर साहब आके, मास्टर साहब ने बोला जी पृथ्वीराज चौहान पे कल पढ़ के आना, 4 लाइन बोलना पड़ेगा। मीनाक्षी दीदी ऐसी बोलती है, मीनाक्षी दीदी की नकल करने का प्रयास कर रहा हूँ, मीनाक्षी दीदी वो मत करना, माफ करना मेरे को, ठीक है। तो मास्टर साहब बोले कि 4 लाइन सबको पढ़ना है, तो वो वाली बात है कि 4 4 लाइन सबको पढ़ना पड़ेगा। तो कल से आपके एक ड्यूटी और बढ़ गई। हम 1 घंटे, 1.25 घंटे ही खर्च किया करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि और भी काम होते हैं हर किसी को। रात वाली मीटिंग तो सही बताऊं ईमानदारी से मन ही नहीं करता बंद करने का, दिल ही नहीं करता बंद करने का। अगर एक भी जुड़ा रहता, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब हम स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधारा पे कार्य करते हुए, स्वदेशी चिकित्सा के जागरूकता के कार्य करते हुए, ना रात देखा ना दिन देखा। बहुत सारे भाई बंधु हैं, दीपक आर्य हैं, अरुण आर्य हैं, मोनिका दीदी हैं, ज्योति दीदी हैं, इंद्रजीत कौर है, मनदीप बहन है, और ऐसे दशरथ भाई हैं,
मतलब अमित भाई हैं, उधर पंजाब से नीरज भाई हैं, एक और है मनोज भाई, मतलब ऐसे अनेकों भाई बंधु जो शुरू के थे। तो उस वक्त क्या होता था, ना रात देखता था ना दिन देखता था, जिसके साथ लग गए बस टॉपिक पे बातें किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल पे चलाता था, कोई काम तो था भाई, आगे थोड़ा सा ध्यान रखना होता था कि भाई किसी को ठोक ना मारूं, और अपने आप को खाली बातें 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 बातें। भाई चार बातें पढ़ता था, कोई फीडबैक आ जाता था तो मतलब ऐसा लगता था कि अभी सबको फोन करके बता दो। तो पहले ऐसा ग्रुप ग्रुप तो ऐसा सिस्टम था नहीं कि जूम मीटिंग कर लें जी, सबको बुला के बता दें। तो सबको बारी बारी से फोन करता था कि मुझे आज भी वो याद है, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा। बहुत ही छोटा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग फीडबैक था मेरे जीवन का, जिसको मैंने सबको शेयर किया था उन दिनों में, जो भी मेरे साथ स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के नाम से ग्रुप में संचालित होते थे, तो उन सबको शेयर किया था। एक भाई थे गुजरात से, उन्होंने मैसेज किया कि मुझे एक समस्या है, और मेरी जो लिंग का जो चमड़ी होती है वो पीछे नहीं जा रहा है, तो डॉक्टर ने सर्जरी बोला है, तो मुझे आपका नंबर किसी ने दिया है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उसको लिखा अरंड का तेल लगाओ। तो बात खत्म, मैंने तो अपनी जिम्मेवारी समझा दी, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था लिख दिया। 7 दिन 2 दिन बाद, भैया कुछ और बता दो, इससे हो जाएगा। मैं फिर दोबारा लिखता था अरंड का तेल लगाओ। फिर वो 2-4 दिन बाद जिन्होंने नंबर दिया था उनका फोन आया, भैया उनका आप इलाज सही से बता दो ना। मैंने कहा भाई इलाज तो बता दिया। कह रहे आपने अरंड का तेल बोला है? मैंने कहा हाँ जी अरंड का तेल बोला लगाने को। अच्छा। उन्होंने कहते फिर उसका मैसेज आया कि भैया आपकी अगर कोई फीस है तो आप फीस बता दो, मेरे को ऑपरेशन के 80,000 रुपये लगने हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मुझे प्लीज अच्छे से इलाज बता दो। मैंने फिर लिखा अरंड तेल लगाओ, और मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा भैया एक चीज बताओ, 15 दिन आपने गुजार दिए, 15 दिन गुजार दिए, अरंड तेल लगाने में बाबूजी का खेत भी कराया है या लुटवाने का मन है? अब जाओ सोशल मीडिया के ग्रुपों में, किसी और ग्रुप में डाल दो, वैद्य जी बोलेंगे हाँ जी मेरे पास दवाई है, 5,000 रुपये दे दो, 11,000 रुपये जमा करा दो, 10,000 रुपये जमा करा दो, दे देगा कोई उधर से तेल उल बना के भेज देगा। या अरंड का तेल ही दे, पता नहीं क्या देगा, भगवान ही मालिक है, वो अलग बात है। लेकिन आपके तो 10-11 साल गुजर जाएंगे, 10-11 हजार रुपये लग जाएंगे। करना है एक बार कर लो, बाबूजी का खेत नहीं बिक रहा। क्योंकि मैं भी पहले भी ऑफिस में काम करता था, सारा दिन मैनेजर के पोस्ट पे रहता था, 4-4 मशीनें होती थी, 22 स्टाफ होते थे, ऑफिस का काम, सारी चीजें स्ट्रेस में ही रहता था हमेशा। और उस बीच में इस काम को करता था, लेकिन लगन से करता था। तो मैं फिर इस तरीके से बोल के, और कई ऐसी बहनें हैं जो शुरू से जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो कि भैया का स्वभाव तो ऐसे ही है, कब ये मीठा बोलेंगे और कब कड़वा हो जाएंगे पता नहीं। ठीक है। तो ये उस भाई का फिर मैं भूल गया। मैंने कहा ठीक है आ, मैंने कहा भाई पैसों की धमकी उमकी मत दिया करो, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसे भी ईमानदारी से बताऊं, मैं प्रिंटिंग प्रेस में मैनेजर था। उस जमाने में जब इस कार्य को शुरू किया था, उस वक्त मेरी 42,000 रुपये सैलरी होती थी। ठीक है। ऑफिस की तरफ से पेट्रोल का पैसा, मोटरसाइकिल का, मोबाइल का पैसा, साल में एक बार कहीं घूमने जाओ उसका जो खर्चा, महीने में एक बार परिवार को किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाओ उसका पैसा, इस तरीके से। और ESI PF ये सब चीज मिला के ऑन एन एवरेज जोड़ा जाता था, तो 60-65 हजार रुपये की मेरी ऑन एन एवरेज इनकम थी। तो मैं अपनी इनकम से खुश था कि मेरे को और कोई, और ये काम राजीव भाई ने बोले साफ सी बात है, मैं कुछ दूंगा तब ना पैसे लूंगा। मैंने तो ज्ञान के पैसे तो होते नहीं, भाई ज्ञान मैंने फ्री में लिया, पढ़ के लिया, फ्री में लिया, नकल मार के लिया, तो इसके किस बात के पैसे? तो मैंने, और जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो मैं ये बोल देता था कि ठीक है जी ऐसी कोई बात नहीं, आप ठीक हो गए हो, कुछ देना चाहते हो कोई बात नहीं, भाई हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। भाई भाई हो सकता है बुरे वक्त कभी मेरे जीवन में आ जाएगा तो मैं मांग लूंगा। तो ऐसा परमात्मा की कृपा से आया भी नहीं, और आया तो मांगना भी नहीं पड़ा, अपने आप स्वर का काम हो गया। कोविड आया, कोविड में सैलरी आधी हो गई, तो तब भी हमने कभी ऐसा कुछ नहीं रखा। और जब जो मिलता था, जैसे अपने आप रास्ता निपटता के चला गया, सब चीज अपने आप होता गया, सब अपने आप। कभी जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत मोनिका दीदी से बातचीत अच्छी हमारी वो ट्यूनिंग बनी हुई थी, तो कभी मुझे जरूरत होता था तो मैं उधार मांग लेता था, जब हो जाता था तो उनको वापस कर देता था। तो इस तरीके से हमने अपने जीवन को इस
कार्य में लगाया, और आज भी आप लोग, आज भी अगर स्वस्थ समृद्ध परिवार और एक केंद्र चल रहा है तो आशीर्वाद और दुआओं की बदौलत चल रहा है। और यहाँ से जो बनने वाले प्रोडक्ट की जो, प्रोडक्ट तो मैं कहता नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट तो तब होता है जो सिर्फ मेरा होता है। ये वो ज्ञान है, वो परीक्षण है, वो परीक्षित करने का कार्य है जो आप लोगों के आशीर्वाद से चल रहा है। जरूरी नहीं कि हर चीज हर किसी को पूरी तरह से 100% ठीक कर दे, लेकिन नुकसान ना करे उन चीजों का प्रयास है। नुकसान 1 भी परसेंट, जीरो नुकसान जो है माइनस में होना चाहिए, माइनस में नुकसान। रिजल्ट प्लस में 0.01 भी चलेगा, रिजल्ट जीरो भी चलेगा, लेकिन नुकसान जीरो तो होना भी नहीं चाहिए, उससे नीचे नुकसान तो होना ही नहीं चाहिए। उस मानसिकता के साथ इस कार्य को कर रहा हूँ, उसी मानसिकता के साथ। रिसर्च में अभी बहुत सारी चीजें करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके सैनिटरी पैड में पाए गए जेल के माध्यम से ही, जेल को ही नए नए रूप में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी कुछ जगहों पे दे रखा हूँ, ताकि आप लोगों के काम को बढ़ाने में, क्योंकि पैड का, अगर हम किसी को पैड देते हैं तो 100 रुपये प्रॉफिट होता है। अगर हम पैड के माध्यम से उस जेल को बना के अलग अलग तरीके से, जैसे दीदी ने बनाया, आप ही लोगों की अनुभव है, बस उसमें एक नई कुछ चीजें जोड़ के उसके रिजल्ट को बेटर करने के लिए, उसकी शक्ल को अच्छे करने के लिए, जिससे कि आपका एक अलग से वो पहचान बने, आपको अलग से एक आमदनी का जरिए हो सकता है। बहुत सारी बहनें हैं जिनको स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से पैसों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने, उनको आर्थिक रूप से भी मजबूती चाहिए, तो उनकी खातिर हम इस कार्य में लगे हुए हैं। और इसके साथ मैं आज के सत्र को यहीं समाप्त करता हूं। और आप सभी को मैं बोलूंगा कि आप अपने अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। मैं आपको हैंड रेस कीजिए। हैंड रेस जो, जिनका हैंड रेस होगा उन्हीं के माइक को अनम्यूट किया जाएगा, और अपने सवाल को, अपने प्रश्नों को रख के माइक को म्यूट कर दीजिएगा। जो मेरे से समझदारी बनेगी, उस समझदारी से आपकी सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला है प्रमीला, प्रमीला दीदी, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया है। नमस्ते भैया जी, और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की सभी बहनों को मेरी नमस्ते। भैया जी, मुझे ना अपना मेथी के ऊपर ना एक उपाय बताना। मैंने ना 10-12 साल पहले किया था, मेथी का बहुत ही जबरदस्त उपाय है भैया जी। आज आपने जब मेथी के बारे में बताया तो मुझे याद आ गया। जी भैया जी, मुझे ना पित्त की दिक्कत थी पहले, 10-12 साल पहले पित्त बहुत ज्यादा होता था मेरा। तो जैसे खारिश होती थी ना, तो छोटे छोटे दाग पड़ जाते थे सारे शरीर पे। तो मैंने इसकी दवाई भी की, दवाई से मेरा इसका कोई इलाज नहीं हुआ भैया जी। और वो, उसके लिए मैं सिट्राजिन की गोली खाती थी, उससे थोड़ा सा दब जाता था कुछ दिन, फिर लेती थी, तीसरे चौथे दिन लेती थी मैं वो। उसके बाद मुझे, चलो उसमें कुछ राहत मिली। तो मुझे एक बीमारी और हुई नहीं भैया जी, मेरे ना अपना आप ही ओठ सूजने लग गए। जैसे मधुमक्खी के काटने से ओठ सूज जाते हैं ना, कहीं भी काटेगी मधुमक्खी, वहां से सूज जा, तो ऐसे ना मेरा ओठ सूज जाता था, कभी ऊपरला कभी निचरला, कभी इस साइड से कभी उस साइड से, और वो इतना भद्दा लगता था ना, बहुत ही ज्यादा। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो उससे ना कोई इलाज नहीं होया डॉक्टर से। ज्यादा डॉक्टर पे मैं जाना पसंद नहीं करती थी, मैं 1 या 2 पे ही जाती थी, तो मेरी बीमारी का इलाज होता था तो ठीक है, नहीं तो मैं घर ही बैठ जाती थी ऐसे आराम से। तो भैया जी, मेरे ना अपना आप ही दिमाग में आया, मैंने मेथी दाना लेना शुरू किया भैया जी उसमें। जी। भैया जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, आ रही दीदी। भैया जी, मैंने ना अपना आप ही खुद से ही मेथी दाना लेना शुरू किया। मैंने शुरू में जैसे 8-10 दाने लेने शुरू करे, वो दाने ले लेती थी मैं ताजे पानी के साथ या दूध के साथ, 8-10 दाने ले लेती थी ना। तो उससे ना मेरा अपना आप ही ठीक हो गया वो। तो वो बीमारी मुझे फिर 8-10 दिन के बाद, फिर जो मैंने 1-2 दिन लिया ना, तो मेरा 8-10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद मुझे फिर ऐसे ही हो जाते थे महसूस में, ओठ मेरे ऐसे सूज जाते थे। और ओठ ना अंदर से गांठ सी बन जाती थी, ऐसे लगता था जैसे कीड़ी सी काटे ना ओठ में, ऐसे हो जाती थी। तो मैंने फिर शुरू से फिर वो लिया मेथी दाना, उससे फिर ठीक हो गए। तो उसके बाद मैं इस बीमारी के लिए मैं डॉक्टर के पास नहीं गई भैया जी, बिल्कुल भी। इस बीमारी का इलाज मैंने अपना घर से ही किया, मेथी से ही। और इसका इतना अच्छा इलाज है भैया जी, 10-12 साल पहले बीमारी हो गई थी मुझे यार, लेकिन उसके बाद मुझे अब लग ये बीमारी नहीं हुई भैया जी।
बहुत बहुत मेथी धन्यवाद दीदी। मेथी का तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है भैया जी। और शायद वो बैगर्मी बताते थे इसमें, मतलब बैगर्मी की बीमारी है, आपको बैगर्मी की दिक्कत है। तो मुझे नहीं पता भैया मुझे क्या दिक्कत थी क्या नहीं, पर मेरा मेथी से तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया भैया जी। और जिसको भी मुझे थोड़ी बहुत ही ऐसी कुछ दिक्कत दिखती थी ना, तो मैं मेथी बताती थी उसको लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रीना दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया हुआ है। जी। वंदे मातरम सभी को। आज भैया जी की जर्नी सुन के मतलब बहुत अच्छा भी लगा और समझ में भी आया कि भैया जी इतनी लगन के साथ कैसे काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे बढ़िया ये है कि वो अपनेपन की भावना की वजह से जो हमें इतना मतलब प्रोत्साहन मिल रहा है, इतना हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि रिश्तों की मतलब रिश्तों को बना के रखना, अपनेपन की भावना के साथ काम करना और लगन और पूरी मेहनत के साथ काम करना। बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे। और आज पहली बार मैंने शायद आपकी जर्नी को सुना होगा, बहुत अच्छा लगा। और साथ में मेथी का तो खैर अद्भुत अपने है ही। मेथी का तो हमने भी कई बार आजमाया है। और जो ये आपने आज टॉपिक शुरू किया है ना, कि हर चीज के बारे में, हर एक मसाले के बारे में छोटी छोटी जानकारी के माध्यम से हम सबको इतना मतलब सशक्त कह लो, मजबूत कह लो, ज्ञानवान कह लो, बनाना, ताकि कुछ भी अगर कोई पूछे तो हम बेझिझक उनको बता सके। तो ये आपका प्रयास बहुत अच्छा है। और इससे सचमुच सारी जो ये बहनें हैं 100 की 100, और 50 मेरे हिसाब से टेलीग्राम पे भी होंगी, तो ये आने वाली रसोई चिकित्सक तो बन के ही रहेंगी। बहुत अच्छा और बहुत अच्छा प्रयास जो आज आपने शुरू किया। और इतनी ही मेहनत और लगन के साथ अगर कोई काम करेगा, तो वो सच में 1 साल के बाद क्या 6 महीने के बाद देखना कि वो अपने ज्ञान में किस स्तर की वृद्धि को देखेगा। मतलब ज्यादा दिन की बात नहीं है। आप जैसे 6 महीने पहले कोई हमसे जुड़ी होगी ना, वो आज अपने आप को परख के देख ले कि आज वो कहाँ पे है, और जब हमारे साथ जुड़ी थी तब वो कहाँ पे थी। तो ये उनकी लगन, उनकी मेहनत का ही फल है, जो आज वो बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। तो सभी बहनें इतनी ही लगन और मेहनत के साथ काम करेंगी तो सच में आप बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत बढ़िया लगा आज का सेशन, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मीनाक्षी दीदी, आपको सबसे आखिरी में मौका दिया जाएगा, क्योंकि आपके शब्दों के साथ समापन होगा। ठीक है। प्रीति दीदी का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रीति, आप आपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हेलो। हाँ जी, आवाज। जी भैया जी, मुझे ये पूछना था, एक तो मेरे भाई है, उनको ना डेंगू हो गया है, तो प्लेटें कम हो रही है। तो मैंने उनको बकरी का दूध और गिलोय की बेर का रस और ये पपीते का ये तो बता दिया, लेकिन उसकी ना मतलब घट गई है प्लेटें। कोई दो- आवाज और टेस्ट करवाया था उसने, तो और कोई मेडिसिन जैसे कोई अपनी होम्योपैथिक में हो। बता देता हूँ। सबसे सरल, सबसे सरल, बिना हींग ना, कहते हैं ना, कहावत है, ना हींग लगे ना फिटकिरी, रंग आए चोखा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको लेके आना है अब तांबे का कोई भी चीज। हर घर में तांबे का लोटा होता है, तांबे का गिलास होता है, तांबे की प्लेट होती है। आपके पास तांबे का है। उसे 1 लीटर पानी में, मतलब 1 लीटर पानी को, मतलब पहले उसको 1 लीटर पानी ले लीजिए। और ये तांबे का कोई भी पात्र है, उसको लीजिए। उसको अपने गैस पे इतना तपाइए, इतना तपाइए कि वो लाल हो जाए, मतलब खूब तपा दीजिए। और तपाने के बाद उस पानी में इस तांबे के पात्र को डुबो दीजिए। डुबोने के बाद दोबारा निकालिए, दोबारा तपाइए। इस तरीके से 11 बार तपाने के बाद उस पानी को छान कर रख लीजिए। और एक एक दो दो चम्मच करके पूरे दिन में वो पानी खत्म करा दीजिए। 2 से 3 दिन तो नहीं लगता। अभी तक का जो फीडबैक है, वन ऑफ द बेस्ट फीडबैक, कि 10,000 का प्लेटलेट
हॉस्पिटल में तो आपको पता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है वहां दवाइयां देने से दिक्कत होती है, डर भी लगा होता है, देने भी नहीं देते डॉक्टर। तो उस परिस्थिति में हमने एक बार उसे जूस के उसमें भर के भेजा, जूस में। जैसे बाहर मैंने बोला एक काम करो, सबसे आसान तरीका है, डॉक्टर तो देने नहीं देगा, तो आप जूस लो बाहर से कोई भी, और उसको टेट्रा पैक वाला जूस ले लो, सारा जूस फेंक दो और उसमें ये पानी भर दो, और उनको बोलो पूरा थोड़ा थोड़ा करके पीते जाएं। पहले दिन उनका 10,000 था, दूसरे दिन 40,000, तीसरे दिन 80,000, चौथे दिन 1,20,000, पांचवें दिन घर पे। ठीक है, तो इससे सरल नहीं हो सकता। बाकी तो जो मर्जी ढूंढते जाओ, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता, और 110% रिजल्ट है, एक बार नहीं अनेकों बार परीक्षित है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा, सुमन ढाका दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया जा रहा है। एक मिनट एक मिनट, प्रीति दीदी आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ। सुमन दीदी रुक जाओ, सुमन दीदी रुक जाओ। हाँ जी प्रीति दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी भैया जी। हाँ जी हाँ जी, मैं ये और पूछ रही थी, एक नरेश शर्मा के नाम से है, तो 2-3 दिन से मेरी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही थी। उन्हीं मेंबर हैं, तो एक बार आप उनसे वो कुछ पूछना चाहते हैं, तो एक बार आप उनका माइक ऑन कर देना और उनसे तो वो कुछ। बोलिए हैंड रेस, बिना कम से कम क्लास में खड़ा होना तो आना चाहिए। मैं ठीक है, जी, वो अभी नरेश शर्मा के नाम से हैं, वो माइक को अपना मतलब हैंड रेज कर दें, या फिर मैं उनको बोलती हूँ कॉल करके। मैं हैंड रेस करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे अभी अभी जी सुमन ढाका दीदी बताएंगी कैसे हैंड रेस किया जाता है, यही सिखाएंगी, आज ट्रेनर हैं हैंड रेस करने का। सबसे पहले तो आप हैंड रेस करना सिखाइए, कैसे करते हैं। आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम सभी बहनों को। जिन भैया को हैंड रेज करना है वो रिएक्शन पर जाकर हैंड रेज कर सकते हैं। जो नीचे लाइन बनी हुई है इसमें रिएक्शन का ऑप्शन आएगा, वहां जाकर आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी, और भैया जी मुझे ये पूछना था, जो आपने बताया उम्र के हिसाब से मेथी दाना लेना है, उसको भिगो कर लेना है या सूखा ही चबाना है? मैंने बोला उसको चूसना है या चबाना है, हाँ दोनों। जी। मैंने बोला चूसना है या चबाना है, हाँ जी भैया। की बात नहीं हुई, जितने दाने हैं उसको चूसना है। तो अगर दाने हमने मान लिया कि 15 दाने मुंह में रखे हैं, तो उसको कम से कम, आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं, कैंसर पेशेंट को जब कैंसर के कीमो की इंजेक्शन पड़ते हैं, तो मेरे पास एक आया था, उस वक्त अमेरिका में थे, तो उन्होंने कहा जी मेरे को ना लार नहीं बन रही, कैंसर का इलाज चल रहा है तो लार बनना बंद हो गया। तो मैंने कहा जी आप मेथी दाने को चबाना शुरू कीजिए, चूसना शुरू कीजिए। लेकिन उनके लार बनने शुरू हो गए, क्योंकि मेथी में लुबाब बनाने की बहुत ही अद्भुत क्षमता है। ठीक है, तो इसको आप चूसिए, 2 4 10 दाने, 15 दाने, 20 दाने, उम्र के हिसाब से आप 35 हैं तो 35 दाने लेके चूसिए। ठीक है, चबा लीजिए, जब चूसते चूसते जब थोड़ा मुलायम हो जाए तो दांत से चबा लीजिए। ऐसे आप दांत से शुरू में मत चबाइएगा, आपके दांत का वो हिल जाता है। ठीक है। ठीक है जी भैया, धन्यवाद भैया। वंदे। रीना नवलानी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है, रीना नवलानी। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी भाई है ना, आज मैंने पहला डेमो दिया है भैया, उसका पेड़ का भैया। बहुत तो बहुत। हाँ भैया, उसको समझा दिया, थमा दिया, और जेल भी खिला दिया और सिर पे भी लगा दिया। और उसके बाद उसको भैया वो एक्चुअल में क्या पंडितानी है, मैंने बोला था ना पंडित है, तो वो खा पी के कहीं से आई थी, श्राद्धों का खाती पीती है शायद। तो वो बोले मेरा जी घबरा रहा है, सिर दर्द भी हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। तो मैंने ना क्या किया, एक तो मैंने सर दर्द का पहले तो वो मैजिक ऑयल सुंघवा दिया भैया, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो गई। 5-10 मिनट बाद जब डेमो बताया, डेमो के बाद फिर मैंने 10-5 मिनट बाद उनको बिल्कुल समझ में आ गया वो कि है ना ये केले की जड़ से बना हुआ है। और सारा मतलब कुछ अच्छे से समझा दिया, लहर एक एक खोल के दिखा दी मैंने, ऑक्सीजन वगैरह एनएन चिप वगैरह की। और वो लेके गई एक, मैंने बोला पहले ये इस्तेमाल करो, फिर बाद में विश्वास करके फिर ले जाना। और पहले अपनी बेटी को और घी में पानी में घी डाल के भी पिलाना,
और भाप के लिए थोड़ा फोर्स किया मैंने हर चीज में। इनका भाप तो बहुत ही ज्यादा असरकारक है, तो आप इसको तो हर चीज में, मतलब आपके यहाँ इतने लोग आते हैं या जजमान आते हैं, लोग आते ही रहते हैं आपके पास, तो आप सबको बताओ ये चीज, आप सबको खोलो। बोले मैं वो भैया हेल्दी भी है, शुगर पेशेंट भी है, तो वो बोल रही थी कि मैंने हर्बल किसी का खाया तो प्रोडक्ट बहुत महंगा भी बहुत था, और उसको छोड़ा ना जैसे ही मुझे शुगर हो गई। तो मैंने कहा मैं वो चीज नहीं करती हूँ, ना ही पैसा लेती हूँ किसी भी चीज का, ना ही मैं मतलब इस तरह की हूँ कि ये हम लोग फ्री में ही रसोई चिकित्सा बताते हैं, और हमारे भाई भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम तो ऐसा, हम तो वो हम कर भी नहीं सकते उनके अगेंस्ट, या हम लोग उन्हीं से सीखे हैं तो हम उनके ऐसे नहीं जा सकते हैं कि हम पैसा कमाने के लिए कुछ चीज कर सके। तो भैया है ना इतना मतलब उसको लगा, और गैस का चूर्ण मैंने थमाया, और मैंने कहा ये थोड़ा दे रही हूँ 2-3 दिन का, फिर मैं आपको विधि बता दूंगी, पहले इसको करना, खाना, लेना, और अपनी सासू माँ को उनको बोल के आई थी मैं भेजूंगी, तो वो मैंने उनके लिए भी भेजा। मैंने कहा ये खाना, उसके बाद मैं विधि बताऊंगी, पहले मुझे फीडबैक देना, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगी आगे। तो इस तरह से मैंने बताया उनको, और किया, तो भैया उनको भी बहुत अच्छा लगा भैया। और मेथी दाने का भैया मैंने आपकी इतनी वीडियो देखी ना कि शुरू से ही वीडियो बहुत देखती हूँ भैया। आज ही मेरे हाथ में एक वीडियो आई जो पुरानी थी भैया, है ना, आप जो खांसी पे है ना बता रहे थे, किसी बंगाल से दीदी थी एक, तो उनके बारे में आपका फीडबैक आया था, तो भैया आप इतने खुश हो रहे थे ना, इतने खुश हो रहे थे उसमें वीडियो में, कि जैसे ही आपके पास कोई भी फीडबैक आता था हर चीज का, मतलब एक भी पॉइंट, जैसे किसी भी टॉपिक पे आपने एक को जैसे बता दिया, किसी को आपको फायदे है उनको मतलब उन्होंने बोला आपको कि हम मेरा ये चीज ठीक हो गई, तो आपने फटाक से वीडियो बना देते भैया कि, और वो खुशी आपकी झलकती है भैया उस समय, उस वीडियो में झलकती है भैया, कि है ना आप कितने खुश है एक एक फीडबैक लेके, और आपको अच्छा लग रहा है ये सब चीजें। ये भैया मैंने नोटिस की ये चीजें भैया। और मैं भी, अब मेरे को लगता है कि है ना, अब जैसे जैसे मैं इस फील्ड में बढ़ रही हूँ ना भैया, सच में इतने लोग मिल रहे हैं ना भैया, और अब यूं बोल रहे हैं कि आपका हमें हमें तो पता ही नहीं था कि आप ऐसे ऐसे भी देते हो चिकित्सा, या आप ऐसे बताते हो भैया। कभी कभी ऐसा गुरूर आता है, क्योंकि है ना कभी कभी है ना लोग डॉक्टर के नाम से संबोधित करते हैं, या आयुर्वेदा डॉक्टर आ गई, मतलब कहीं पे भी जाओ, जैसे कहीं मौत मरण या मंदिर या कहीं पे भी चली जाती हूँ ना, तो ऐसे बोलते हैं डॉक्टर आ गई, तो एक खुशी भी होती है भैया। लेकिन फिर वही मन ऐसे थम जाता है कि बोलती हूँ नहीं, गुरूर मत करना कभी भी, क्योंकि ये दिया हुआ ज्ञान है, ये ज्ञान को बांटना है हमें भैया। उस समय बहुत इमोशनल, मतलब मुझे इतनी खुशी होती है ना भैया, कि एक ही एक चीज अगर है ना पॉजिटिव आती है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है ना, बताया हुआ तो भैया आपका ही है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, बहुत खुशी होती है भैया। और मैं घर में तो यही करती हूँ, और आपको पता ही है मैं मतलब जाती भी नहीं हॉस्पिटल, मेरा तो मन करता है भैया, जो डॉक्टर के पास हमारे यहाँ हार्ट का डॉक्टर है भैया, मेरा तो मन करता है वहां जाके बाहर उन लोगों को मैं बता के आऊँ कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, और मैं उसका सॉल्यूशन दे के आऊं भैया। मेरा मन इतना करता है ना ये हॉस्पिटल बंद हो जाए, मुझे मतलब मेरा मन बहुत ऐसा करता है कि एक एक को मैं बता के आऊं कि ये चीज है, और मैं खुला बोल रही हूँ भैया, मैं सच में ऐसा करूंगी जरूर। अब मुझे 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है भैया कि कहीं भी जाऊं ना, मेरे को माइक चाहिए हाथ में, बस मेरे को माइक चाहिए, और मुझे है ना एक एक बहन बेटी और जिसको भी बोलना है ना भैया, मैं खुलेआम बोल सकूं कि ये पेड़ इस्तेमाल करो, या फिर मतलब भाप लो, या घी का पानी पियो, मतलब ये हर चीज मतलब बताऊं उनको, ताकि उनकी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी इससे यूट्रस के रिलेटेड तो हो ही ना भैया। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस संस्था से जोड़ा, मैंने तो सोचा भी नहीं था भैया, और आपने जबरदस्ती जोड़ा है, शायद मैंने पहले वाले पैसे भी नहीं भेजे आपको तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हिसाब करूंगी भैया आपका। और भैया है ना नेत्र बिंदु जो है उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और 30 बोतल आपने भेजी थी वो 30 ही खत्म हो गई भैया। और मेरे पापा तो 6 करीबन लेके गए बोतल, 6 ही मम्मी को अभी खत्म होने वाली है उनकी छठी, तो खाली बोतलें भी ले आते हैं मेरे पास के इतनी, देखी ये मैं क्या करूंगा, ये रख ले, ठीक है, मेरे को लगता है कि ठीक है अमृत धारा किसी को भर के दे देनी, या फिर खाली साफ करके वापिस है ना मुझे कुछ भी चीज भर देनी इसमें, और किसी का अगर हो रहा हो तो दे दूंगी। तो भैया है ना नेत्र बिंदु वो भी चाहिए मुझे, और उसके भी बहुत, मेरी मम्मी खुद मोतियाबिंद की बिल्कुल ही आंखें ऐसी हो गई थी भैया कि मुझे डर लगता था, वो शुगर पेशेंट भी है तो डर लगता था, पापा बोलते मैं ऑपरेशन करवाऊंगा ही नहीं इसका, क्योंकि 2-3 फेल हो चुके हैं।
तो मेरे को लगता था पापा नहीं करवाएंगे, मान नहीं रहे। इनको एक बार मनाया भी, पर मैंने कहा भगवान अगर पापा के मुंह से मना हो रहा है तो ये मनाई, मतलब मैं अगर करवा देती हूँ, कल को मम्मी को कुछ हो गया आंखों में या नहीं दिखना, कुछ भी हो जाएगा तो मेरे ऊपर ही आएगा कि इसने ही बोला था। क्योंकि मेरे भाई भी बोल रहे थे कि वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे इस चीज में पापा के अगेंस्ट जाके। तो भैया ये नेत्र बिंदु जब से डाला ना मम्मी को, आज 3 महीने करीब रेगुलर डाल रही है वो, तो इतनी आंखें मतलब सीधी होने लग गई। और जो तिरछापन आ रहा था उनके उनके तो बहुत ही आ रहा था भैया तिरछापन, में भी घबरा गई भैया। तो अभी बहुत ठीक है वो, और दिख भी रहा है उनको, तो मुझे पता है वो ठीक हो जाएंगी। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भैया। और इतना सब बहनें जो नहीं जानते जिनको, वो भी हम लोग जान जान गए उनको, या देख रहे हैं भैया। तो इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद। स्वरलिपि दीदी, स्वरलिपि दीदी आपका हैंड रेस है, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। आपका बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। आप जो हम लोगों को इतना हेल्प करते हो हर बात में, इतनी काम के बीच हमारी SMS मैसेज को देख के उसके रिप्लाई करते हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरी आज भी मेरी एक क्वेश्चन ही है, भैया किसी का सिस्ट 23 mm हो सकता है यूट्रस में? हाँ 23 तो है, हो सकता है 23 mm तो बस 2 इंच के आसपास हो गया। तो ये कोई मतलब 2 इंच क्या, 2 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर तो वो तो ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका? नहीं, 82 mm मतलब ऐसा है। अभी जो लेस्ट जो मेरे जीवन में जो 8 सालों में जो सबसे बड़ा जो शिष्ट देखा था, वो देखा था 15 इंच। 15 इंच का मतलब हो गया 15 ढाई, और लगभग लगभग 30, मतलब काफी 330 mm का। जी काफी पथरी, मतलब 350 mm तक की सिस्ट जो थे, उसको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने एक बार वीडियो सुना होगा दीदी का, जो एक बार हाँ जयपुर का चलाया था, जहाँ पे वो शिविर में वो बता रही थी। उनका था सबसे बड़ा, जो बीच बीच में टुकड़ों टुकड़ों में गिरता रहता था, टुकड़े टुकड़े में, मतलब समय लगता है टुकड़े टुकड़े में, तो हाँ टुकड़े टुकड़े में वो धीरे धीरे गिरता है, गिरता था जो आपको उदयपुर वाला। तो इसमें हाँ सारे सिस्टम देखो जी, जब तक हारेंगे नहीं तब तक कटेंगे नहीं। जब हाँ दो चीजें हैं, एक तो शारीरिक कष्ट नहीं होगा ना, तो हम लंबे हाँ समय तक किसी भी इलाज के ऊपर कर सकते हैं। हाँ एक्चुअली क्या है, कई बार क्या होता है कि बड़े सिस्ट हो जाने के बाद ब्लीडिंग इस कदर होती है कि ब्लड चढ़ाने तक की नौबत आ जाती है। तो उस वक्त आदमी कहता है यार इससे अच्छा निकलवा ही दो। तो अगर वो नौबत आई ही ना, मतलब जैसे हमारा शक्ति, अगर हमारे हमारे शरीर में शक्ति बनी रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रोग हम काफी लंबे समय तक उसको झेल सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तो ये है, जी। निकल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और रश्मि तो रश्मि यादव हाँ के भैया, बाद मैंने ना उनको पैड लगाने को लिए बोला 3 महीना, और वो जो उन पान के साथ चूना नहीं बोला, क्योंकि वो खुद ही पान खाती है। तो वो दूसरा जो था वो बताया, ये करने से ठीक हो जाएगा क्या, और आप बताओगे? बस उनके पान में बोलो कि पान में कत्था नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और ना ही जी वो खाता है। ना कत्था लगना चाहिए, ना जर्दे का मसाला डलना चाहिए। हाँ वो खाता है। हाँ, तो खाता है तो फिर पान खाए, लेकिन चूने वाला और गुलकंद वाला फिर, या जी अजवाइन डाल दे, लौंग डाल दे, वो चलेगा, लेकिन हाँ मसाला नहीं चलेगा। अच्छा हाँ, मसाले अच्छा वाला पान नहीं चलेगा। अच्छा। अरंड तेल से मसाज वाला बता दीजिए, मसाज। तो धूप वाला भी बताया मैंने। तो मैं ना डर रही थी कि 23 mm, तो मुझे वो लगा बहुत बड़ा है, वो काम करेगा या नहीं, फिर भी मैंने ये सब बता दिया। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरह से जी काम करेगा। बस उनके शारीरिक कष्ट पूछ लेना कि आपके शारीरिक कष्ट क्या है। अगर हम उनके शारीरिक कष्टों को कम करेंगे ना, जी शारीरिक कष्टों को, तो लंबे समय तक इलाज को करते रहेंगे। हमने इलाज जी बता दिया, इस इलाज से किसी का हो सकता है 10 दिन में, किसी का 1 महीने में, किसी का 2 महीने में, किसी का 3 महीने में, किसी का 4 महीने में भी लगेगा। लेकिन उन जी 4 महीने के दौरान उनको अगर शारीरिक कष्ट नहीं हुआ, कहने का मतलब कि उनका मासिक धर्म हैवी ब्लीडिंग ना हो, असहनीय पीड़ा ना हो,
तो जब ऐसा कुछ होगा नहीं तो डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं तो काटने की सलाह देगा नहीं दोबारा। हाँ, नहीं वो करेगा, मैंने जो बताया वो करेगा। और एक जन का था, उनका मैंने फैमिली में उनका दीदी का यूट्रस में कैंसर रिसेंटली आया, दिखा है उनको, केमो भी चल रहा है, और उन्हीं की बेटी की एक यूट्रस भी बात हो गया। तो तो उनका बहन का सोच रही है कि उनका ना बच्चा होने के बाद एक साल तक पीरियड नहीं हो रहा था, तो अभी भी देर देर से आती है। तो वो सोच रही है, वो खुद ही डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हारी फैमिली में इतने लोगों का इस प्रॉब्लम है यूट्रस का, तो तुम अभी इसे निकाल दो, यूट्रस को निकाल दो, कुछ अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कैंसर वैंसर कुछ नहीं है, तो निकालने के लिए बोल रहा है। तो वो राजी भी हो गया, अप्रैल तक शायद उनको यूट्रस निकाल भी देगा। उम्र भी ज्यादा नहीं है, 45-46 ही है। तो उसको कुछ बोलूं, मैं ना डर से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि खुद से उन लोग ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रही है, तो इससे कुछ भी नहीं है उनके अंदर, करना ठीक नहीं है ना। तो ऐसा है ना, जब ऐसे लोग हों जो आगे चल के डरते हैं, एक्चुअली डर खत्म करना है। अगर आपके प्रभाव में, जैसे मेरे पास अगर यही मेरे पास आता बात होती तो मैं उनको क्या बोलता वो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आपकी डॉक्टर की बात सही है, डॉक्टर ने बोला है आप करवाना चाहते हैं करवा लें, अगर अप्रैल तक का तो है। लेकिन हाँ आप एक एक चीज ये देखिए कि आज आपकी जो स्थिति है, आज आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो बिना तकलीफ के बिना किसी के कोई घर ढहाता है क्या? जी। भाई, तो इस तरीके से, और आप एक काम करो भाई, हम क्यों ना ऐसा काम करें कि इसमें रोग हो ही ना। भाई, निकाल देने से ऐसा थोड़ी है कि यूट्रस निकाल दोगे तो सिर्फ यूट्रस का तो कैंसर नहीं होगा, बाकी जगह का तो कैंसर होगा, क्या क्या निकालोगे? आप उनको ये बोल सकते हो, चलो जी आपने यूट्रस में बोला कि यूट्रस का कैंसर हो सकता है आपका, तो यूट्रस निकाल दोगे, यूट्रस के कैंसर का ठप्पा नहीं लगेगा। तो क्या योनि में कैंसर नहीं हो सकता, या रेक्टम कैंसर नहीं हो सकता, गुदा द्वार का कैंसर नहीं हो सकता, आपको फेफड़े का कैंसर नहीं हो सकता, आपको ब्लड कैंसर नहीं हो सकता? तो पूरा ब्लड ही निकाल के रखो, रोज ब्लड निकाल के रखना, ताजा ब्लड रोज भरना। भैया वो दिल्ली में ही रहती है, और दिल्ली का बहुत ही नामचीना डॉक्टर राज, तो उन्होंने ये बताया। देखो दीदी, ऐसा है ना, जो जिसके पास जाएगा, मैं उनमें डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर तो अपना कर्म किया, उसको जो पढ़ाई मिला है, जो पढ़ा है वो पढ़ के आया है, जो उसको ड्यूटी है, जो उसको टारगेट है, उसके हिसाब से कई बार इंसानियत को भी मारना पड़ता है। ठीक है। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा ये। हाँ, तो ये उनको बोलिए, उनको आप ये बोल सकते हैं कि देखो जी, आप प्रयास ये करो ना कि आपके गर्भाशय में कैंसर हो ही ना। हमारा योनि हाँ प्रक्षालन है, योनि प्रक्षालन करने से गर्भाशय का कैंसर होता ही नहीं है। हाँ। योनि प्रक्षालन करने से गर्भाशय का कैंसर होता ही नहीं है। जी। कभी त्रिफला और चिराते का योनि प्रक्षालन कर लिया, तो कभी आंवले का कर लिया, कभी फिटकिरी का कर लिया, कभी किसी चीज का कर लिया। हफ्ते में एक बार, अगर जिसको ज्यादा डर है तो हफ्ते में एक दिन कर लो भाई। तो इस तरीके से आप उनको समझा सकती हैं। अभी ना समझे तो उनकी मर्जी, राजीव भाई ने बोला था, एक ही बात बोला था, भैया जिसको विश्वास होगा वही चूना खाएगा गांठ गलाने के लिए, नहीं तो बाकी सब वहीं जाएगा। ठीक है। हाँ जी। हाँ, धन्यवाद भैया। ठीक है। आ, सुनील चौहान जी, आपके वो अनम्यूट किया जा रहा है, सुनील चौहान जी। सुनील चौहान जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। हेलो, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी। जी, मेरी दीदी हैं, उनकी सासू माँ हैं, वो गिर गई थी कहीं से फिसल के, तो उनको पेट के निचले हिस्से में चोट लगी है। तो वो चलती हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे नलों में पानी भर गया है, ठीक दर्द होता है वहाँ। ठीक है। यह एक बार नहीं, अनेकों बार ये चीज स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा परीक्षित भी किया गया, और आज भी मैंने एक ऑडियो क्लिप डाला जो कल नेपाल से थी, उनकी बेटी बेंगलोर में पता नहीं कहाँ रह के पढ़ती हैं, तो चोट लग गया, दवाइयाँ खा खा के भी दर्द जा नहीं रहा था। तो अपने सबसे सरल, इससे सरल नहीं हो सकता, हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन, हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन, मात्रा अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी बॉडी के अनुसार, अपने सहन शक्ति के अनुसार, बर्दाश्त करने के हिसाब से आप उनको बोलिए। दिन में 3 से 4 बार पानी में चाय की तरह उबाल के पिए, चाहे शरीर में पानी जैसा लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, और बाहर जहाँ से दर्द, जहाँ चोट लगी है उस जगह पे
इसी पाउडर को, मैं कह रहा हूँ और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, इसी पाउडर को सरसों तेल में गर्म कीजिए, थोड़ा सा चूना मिलाइए, लेप बनाइए और उस जगह लगा के पट्टी कर दीजिए, कपड़े से ढक दीजिए। बस दिन में 2 बार इस तरीके से कर दें और 2-3 बार ये पी लीजिए, तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसके अलावा करने को दवाइयाँ भी बहुत है, एक चीज मैं एक ढूंढो, 1,000 दवाइयाँ हैं, लेकिन जरूरत है विश्वास के साथ, नियमितता की, परिणाम सकारात्मक मिलेंगे, वो भी बिना दुष्प्रभाव के। प्रीति रानी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है, प्रीति रानी दीदी। और मीनाक्षी दीदी से पहले ही विनती है, आपका नंबर लगने वाला है, ठीक है, तो आप भी तैयार। वंदे मातरम भैया जी। मातरम। भैया जी, मेरा एक सवाल था। जी। एक लेडी है, उनको बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तो अभी उनका 2 महीने पहले मिसकैरेज हो गया था। तो डॉक्टर ने सफाई की, उसके बाद 20 दिन की दवाई दी उनको, 20 दिन की गोली की, इसे खाइए पीरियड नहीं आएंगे। तो उन्होंने गोली खाई तो पीरियड नहीं आए, जैसी गोली बंद की फिर उनको ब्लीडिंग सी शुरू हो गई हैवी। बोले कि दोबारा से सफाई करनी पड़ेगी, फिर दोबारा सफाई की उनकी, फिर 20 दिन की गोली दी कि ये खाइए पीरियड नहीं आएंगे आपको। तो जैसे ही उन्होंने ये गोलियां बंद की 20 दिन की, तो फिर उनको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है और मांस के थक्के से जा रहे हैं बार बार। तो वो बहुत परेशान है, यही वाले पैड यूज करती हैं जो हमारी संस्था के हैं, और आधा पौन घंटा में भर जाता है एक पैड, इतनी ब्लीडिंग हो रही है भैया जी उनको। तो फिर तो ऐसे अगर आधे पौने घंटे में अगर एक पैड भर रहा है, तो उनको जी। तो हमें तो सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकने का काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अब बोल रहा हूँ, आप तो एक तो ब्लीडिंग रोकने वाले जितने भी कार्य होते हैं जो अभी तक हमें परीक्षित मिले हैं, उनका प्रयोग करवाओ। एक बार नहीं, अनेकों बार डाला हुआ है। जैसे फिटकिरी का बारीक पाउडर करके उसको रुई पे छिड़क के, उस रुई की बत्ती बना के, उस रुई को पानी में भिगो के आप उसे अंदर रखने के लिए बोलिए, ठीक है। धनिया और सौंफ, इनका पानी, या धनिया धनिया चावल, धनिया सौंफ या धनिया चावल, इनको पानी में भिगो दीजिए, फिर उसको अच्छे से मसल के उसमें फुलाई हुई फिटकिरी 2 चुटकी मिला के पिलाइए। दुर्वा घास मिल जाए तो दुर्वा घास पीस के उसमें डाल दीजिए। अभी सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि उनकी ब्लीडिंग रुकनी चाहिए, ठीक है। और अगला जो मासिक आएगा, उस मासिक के दौरान उन दिनों में सौंठ, खरबूजे के बीज और गोखरू, इसका काढ़ा बना के पीना है, जिससे कि जो विजातीय तत्व अंदर है वो बाहर निकले, ठीक है। तो पहले ब्लीडिंग रोकने वाले सारे काम कर दीजिए, फिटकरी का पानी से रखिए। नीम का तेल मिलता हो तो नीम का तेल पिला सकते हैं दूध में। अनार के छिलके मिलते हो तो अनार के छिलके सुखा के उसको बारीक पाउडर करके 1-1 चम्मच छिलके दे सकते हैं अनार के, बहुत ही बढ़िया मतलब स्राव को रोकता है। और अब मैं चलता हूँ आपके रिया वाने दीदी, रिया वाने, मुंबई से रिया वाने दीदी। रिया वाने दीदी, अगर आप सुन रही हैं तो अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी भैया। भैया आपने जो मेथी का बोला ना, वो तो बहुत सुंदर बोला। और जो डॉक्टर्स के बारे में भी आपने समझाया ना, जो अभी दीदी बोल रही थी ना कि यूट्रस निकालने के लिए बोला है, वो तो आपने बहुत बढ़िया से समझाया। उसके लिए मैं आपको सेल्यूट करती हूँ, क्योंकि इतना समझाने वाला, डिटेल में जाने वाले ना खाली आप ही हो सकते हो, हम सबकी बहनों के लिए, भैया हमारे। और दूसरी बात ना, मैंने सुना था मेथी दाने के बारे में, तो मेरा भी एक क्वेश्चन है कि ये सही है कि नहीं है। एक डॉक्टर थी होम्योपैथिक की, उन्होंने बोला था कि आपकी कितनी एज है, जैसे आपने बोला 15 है, 16 है, जैसा है, तो उतना दाना चबाना है और आपको फिर चूस चूस के बाद में चबा के खाना है। तो वैसे उन्होंने क्या बोला था कि वो होम्योपैथिक भी थी, आयुर्वेदिक भी थी। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि आप अगर सुबह उठते हो, सूर्योदय के पहले उठ के, अगर आपकी एज 45 है, तो आप 45 दाने को लेना है और सीधा मुंह में डालना है और ऊपर से गुनगुना पानी पीना है। अगर आप ऐसे रोज करते हो, अगर 3 महीना करते हो, तो उसका रिजल्ट देखना करके। और करना कभी है, सूर्योदय के पहले करना है, सूर्योदय के बाद नहीं करना है। अगर सूर्योदय के बाद करोगे तो फिर वो जो मेथी की गुणवत्ता है ना, वो कुछ अलग करेगी आपके शरीर में। और
सुबह पहले करोगे, सूर्य देख के सुबह पहले करोगे तो उसकी जो गुणवत्ता है ना वो वात पित्त और कफ तीनों को समतोल करेगी और आपके शरीर के हर एक अंग के हर एक रोगों को वो ये करेगी। तो ये मेरा सवाल है कि ये क्या है, क्योंकि मैंने थोड़ा कर रही हूँ बीच बीच में। ये पूरी तरह से सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेथी का जब हमने पढ़ा गुण धर्म, तो मेथी पित्त वर्धक है। और अगर हम सुबह सुबह लेंगे तो उस वक्त हमारे पेट में, हमारे शरीर में पित्त का जो प्रकोप होता है, जिस तरीके से हमारे भोजन का होता है, शरीर के समय का होता है, उम्र के हिसाब से भी। राजीव भाई ने बताया था कि 1 साल से मतलब बच्चा जन्म लेता है तो 14 साल तक कफ के प्रकोप में रहता है। फिर उसके बाद पित्त के प्रकोप में आता है 40-45 साल तक, उसके बाद वात के प्रकोप में चला जाता है, मतलब उसका वात बढ़ने लगता है। तो उसी प्रकार समय भी होता है। सुबह के समय में आपका मतलब पित्त वर्धक होता है। जैसे जैसे सूरज ढलते जाता है, रात को जाते जाते रात में बात आ जाता है, उससे पहले कफ आता है। तो और इसमें भी अलग अलग पहर के ऊपर भी बांटा गया है कि इतने पहर में ये ज्यादा बढ़ता है, ये इसका असर ज्यादा रहता है, इसका ज्यादा असर रहता है। तो ये उन्होंने सर्वसाधारण तरीके से सही बताया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सुबह सुबह ले लिया जाए तो सोने पे सुहागा। क्योंकि ऐसे तो जिसकी शरद प्रकृति की है वो दिन में कभी भी खा लेगा तो उसको दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर जिसकी प्रकृति गर्म है, मौसम गर्मी का होगा, तो वो अगर 12 बजे मेथी चबाएगा तो मुंह में छाले तो महसूस होंगे ही होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमें अपनी समझदारी भी दिखानी है। बहुत अच्छा बताया दीदी आपने। और इसीलिए ये अगला है आपका, प्रीति दीदी का हो गया, सुनील चौहान का हो गया, अंजलि भाटी। अंजलि भाटी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। अंजलि भाटी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी। भैया एक लेडी है, उसको ना पीरियड टाइम ना पैरों में जैसे उसका ऑपरेशन हुआ हुआ है, दोनों बच्चे उसके ऑपरेशन से हुए हुए हैं। उसको ना सुन करने के लिए पैर में ना करंट छोड़ा था उसके, तो वो जैसे इंजेक्शन लगाया था सुन नहीं हुआ था, पैर में करंट छोड़ा था। अब उसको ना पीरियड टाइम उसी पैर में बहुत ज्यादा पेन होता है और उसका पैर ना सुन हो जाता है अभी भी। मैं भी 15 मिनट बाद आइएगा, यही पास में रहते हैं, तो 15 मिनट बाद आइएगा। हाँ हाँ जी। दीदी ऐसा है, सुनपन की जो सबसे और सरल औषधि है, जो मतलब ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ पे जब हम रसोई चिकित्सा को देखेंगे, सारे मसालों को देखेंगे, तो आप जब जब यहाँ पे चलेगा ना क्लास, तो आपको सुनपन में जो आएगा वो सोंठ आएगा। ठीक है। और अभी हम बात कर रहे थे गर्भपात के बाद हुए तकलीफों को दूर करने की क्षमता अगर किस में है, तो सोंठ, खरबूजे के बीज और गोखरू मिलाया गया था। तो वहां से ये भी हमें पता चल गया कि हमारे गर्भाशय में जो विकृति आई होगी उसकी वजह से जो है वो, और ये दोनों मिला के अगर देखा जाए तो सोंठ ही अच्छा बैठता है। सुनपन की सबसे अच्छी औषधि चोप चीनी है, जो हमारे रसोई घर की नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन औषधि है। लेकिन वो क्या है, वो मासिक धर्म के ऊपर, गर्भाशय के ऊपर रोल बहुत कम है उसका। और रसोई घर में आपने जैसे जैसे बात करते गए, मैं अपने दिमाग में जो पढ़ा हुआ था वो सारी चीजें याद कर रहा था कि हाँ जी, अभी इन्होंने सुनपन बोला है, मासिक धर्म बोला है। तो सुनपन और मासिक धर्म दोनों जगह क्या है, जो अच्छा अपना सोठ है। और सोठ हमारे गैस को भी बहुत जल्दी रिलीज करता है। और मासिक धर्म के दिनों में सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब होता है वो हमारा गैस ही डिस्टर्ब होता है। यानी बात हमारा जो बात पित्त जो है वो डिस्टर्ब होता है। इसीलिए गर्म पानी में घी डाल के पीने के लिए भी बोला गया है। और अभी आपने देखा कि मेथी के दुष्प्रभाव को कम करने की क्षमता, यानी गर्मी को कम करने की क्षमता किसमें है, तो वो मेथी दाने में, घी में है। तो इस तरीके से आप उन्हें बोलिए कि चौथाई चम्मच सौंठ का पाउडर 1 गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा या चौथाई रह जाए, उसको छान के उसमें आधा चम्मच घी मिला के पिए, आधा ठीक चम्मच है घी भैया, मिला के पिए। ठीक है। ठीक है भैया। तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वंदे मातरम। और मीनाक्षी दीदी, मीनाक्षी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया जा रहा है और इस सत्र का समापन करें। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। और वंदे मातरम सभी को। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है।
सिर्फ लास्ट में मैं तो अपने सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन से ही बंद करूंगी मीटिंग को। क्या कि भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। तो सबसे बड़ी यही बात है कि भाई सभी की भलाई करते रहिए, सभी के लिए अच्छा सोचते रहिए। तो यही है ना कि हर जगह हमें कामयाबी मिलती ही मिलती है, और जो कचरा है वो तो दूर हो ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि भलाई करेंगे तो उसका फल बड़ा अच्छा मिलता है ना। तो सभी के लिए ये सबसे बढ़िया बात है। और जो ये आया था क्या डॉक्टर के बारे में, कि डॉक्टर भी अच्छा वही माना जाता है जो दवा कम और सलाह ज्यादा देते हैं। ये सच्चाई है, ठीक है ना, क्योंकि डॉक्टर भी उसी को ही बढ़िया बताएंगे क्या कि जो दवाई को कम देगा और सलाह ज्यादा देगा। तो ऐसे तो हमारे गोविंद भाई जी है ना, जो दवाई कम और सलाह बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत बढ़िया देते हैं, जो कि कामयाबी भी होती है हर जगह। तो सभी तैयार रहिए भाई रसोई घर चिकित्सा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी, और आपकी जर्नी को जान करके तो सच में बहुत अच्छा लगा, और आज मौका मिला आपकी जर्नी को जानने का। जी धन्यवाद भैया, और शुभ रात्रि सभी को। जी, सभी को वंदे मातरम।